देखो क्वांटम नंबर को मैं अगर ब्रीफ करता हूं, सिंपल करके अगर इन क्वांटम नंबर की बात बता रहा हूं, दोबारा से देखो। शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन। अभी मैं इस पर आज आऊंगा, बताऊंगा, अभी इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। एस, स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन। क्या बताएंगे इलेक्ट्रॉन की कौन सी पोजीशन, क्या चीज बताएंगे, तो वो मैं डिटेल। शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4। शेल नंबर 1 में सब शेल होगा बस एक, एस। इसमें एक ऑर्बिटल होगा, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। शेल नंबर 2 में सब शेल होंगे दो, एक एस होगा, एक पी होगा। एस सब शेल में एक ये, पी मैं ये लिख रहा हूं, पी में तीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे मेरे पास 1 2 3 4, चार ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। कैसे? शेल नंबर 2 में सब शेल की संख्या दो होगी, एक एस हो जाएगा, एक पी हो जाएगा। अभी मैं इनके नंबर भी लिख दूंगा यहाँ। ये हो जाएंगे टोटल ऑर्बिटल्स। एस सब शेल में एक ऑर्बिटल, पी सब शेल है ये पूरा, इसमें तीन ऑर्बिटल्स हो गए। हम थर्ड की बात करते हैं, एक एस सब शेल हो जाएगा, एक पी हो जाएगा, एक डी हो जाएगा। एस सब शेल में एक हो गया, इसका मैंने लिखा ये एस का। पी के ऑर्बिटल लिख दिए मैंने तीन, डी के ऑर्बिटल मैं लिख रहा हूं पांच, 1 2 3 4, पांच ऑर्बिटल लिख दिए। अब फोर्थ में एक एस सब शेल होगा, एक पी होगा, एक डी होगा, एक एफ होगा। ये चार्ट बना लो, इस चार्ट को बना करके आप रख सकते हो। इस चार्ट को बना के रखोगे तो हो जाएगा। एक ये हो गया मेरे पास, ये हो गए मेरे पास, ये हो गए, डी हो गया, एक एफ हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 7, सात हो गए। ये एस सब शेल है, ये पी सब शेल है जिसमें तीन ऑर्बिटल हैं, डी सब शेल में पांच हैं, एफ सब शेल में सात हैं। ये कंडीशन की बात हो रही है। अब इसमें अगर मुझे नंबर लिखने हैं, एल लिखना है, तो मैं एल इसमें लिखूंगा जीरो, इसमें लिखूंगा जीरो, इसमें लिखूंगा वन, इसमें लिखूंगा जीरो, इसमें लिखूंगा वन, इसमें लिखूंगा टू, इसमें लिखूंगा जीरो, इसमें वन, इसमें टू, इसमें थ्री। एम लिखना है, एस के लिए एम होता है जीरो, एस के लिए एम होता है जीरो, पी के लिए एम होता है, यानी एल वन अगर है तो होगा माइनस एल टू प्लस एल, माइनस वन जीरो प्लस वन, जीरो माइनस वन जीरो प्लस वन, माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, जीरो माइनस वन जीरो प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस वन, जीरो प्लस वन प्लस टू, पांच हो गए। ये हो जाएगा माइनस थ्री, माइनस एल टू प्लस एल होता है ना, इंक्लूडिंग जीरो। एल की वैल्यू कितनी है? तीन है, तो माइनस तीन टू प्लस तीन, माइनस तीन से माइनस दो माइनस एक माइनस ये जीरो, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। ये पूरा एक चार्ट है, बस इतना याद रखना है आपको अच्छी तरह से। ये याद हो जाएगा तो क्वांटम नंबर पक्के होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन की सेंस, थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है कि कहां कब हमसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया, वो केयरफुली करना। वो जब आप केयरफुली करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैं स्पिन क्वांटम नंबर बता रहा हूं। हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दुनिया का कोई भी ऑर्बिटल है, चाहे एस ऑर्बिटल है, चाहे पी ऑर्बिटल है, चाहे डी ऑर्बिटल है, चाहे एफ ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल, सब शेल नहीं, सब शेल में तो 14 होंगे, एक ऑर्बिटल में तो दो ही होंगे। माइनस थ्री में हमारे पास होंगे दो इलेक्ट्रॉन, जीरो में जिसके लिए एल की वैल्यू थ्री है, एम की वैल्यू जीरो है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे।
दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल मिलके 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये हमें चेक करना है, अच्छी तरह से ये बात सीखनी है। अब हम इसको स्पिन क्वांटम नंबर को समझते हैं। जब कभी कोई एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाता है तो बिल्कुल वही वाला मॉडल समझो जो सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रही है। ये सन है बीच में और ये अर्थ है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सारा। ये न्यूक्लियस है, ये सन है, ये अर्थ है। अर्थ ऐसे भी घूमती है और स्पिन भी करती है, ये ऐसे भी रिवॉल्व करती है और स्पिन भी करती है। दो टर्म मैंने बोले यहां, एक पूरा यहां से यहां तक ये घूमती है पूरे 1 साल में, और अपने एक्सिस के अलोंग ये घूमती है 24 आवर्स। इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करता है, दुनिया की हर चीज चल रही है, हर तरह चल रही है, जैसे भी सोच सकते हो, हर टाइप का मोशन हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है। ये रोटेशन हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन का। अब रोटेट अगर ये कर रहा है, एक तो रिवॉल्यूशन हो रहा है, एक रोटेशन हो रहा है। रोटेशन का मतलब जैसे मैं स्पिन करता हूं, किसी को घुमा देता हूं, तो स्पिन दो तरह से हो सकते हैं दुनिया में, बस तीसरा कोई वे नहीं है। एक क्लॉकवाइज हो सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। जैसे घड़ी की सुई होती है, वो क्लॉकवाइज घूमती है, और अगर उल्टा घूमना शुरू कर दे, समय कभी पीछे चलना शुरू हो जाए, तो क्या होगा, एंटी क्लॉक हो जाएगा। रोटेशन, किसी भी चीज को जब मैं स्पिन कराऊंगा, बॉल ले लो, बॉल को जब स्पिन कराते हो तो दो तरह से स्पिन होती है, वैसे भी दो ही तरह से स्पिन होती है, एक लेग स्पिन होती है, एक ऑफ स्पिन होती है। जब रोटेशन आप अपनी फिंगर्स का, अगर किसी ने बॉलिंग की है आप में से, स्पिन की है, पेसर तो सभी होते हैं, स्पिन अगर की है, तो जब अपनी फिंगर्स को बैट्समैन के सामने रखकर क्लॉकवाइज रोटेशन दोगे आप, तो ऑफ स्पिन होती है। जो लोग क्रिकेट जानते हैं समझ रहे होंगे मेरी बात को। अगर राइट हैंडेड हो आप, तो अगर बॉल राइट हैंड से कर रहे हो और अपनी फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, तो ऑफ स्पिन होगी। लेकिन अगर बॉल लेकर राइट हैंडेड कोई भी पर्सन अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉक रोटेट करता है, घड़ी घूमने के उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो लेग स्पिन होती है। लेग पे पड़ेगी बॉल, आएगी विकेट की तरफ, और बैट्समैन के ऑफ साइड पे पड़ेगी, आएगी विकेट की तरफ स्पिन होने के बाद। वेल, वो एक अलग चीज है, लेकिन हम यहां तो सिंपल बात कर रहे हैं, क्रिकेट तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर सकता है रोटेशन, या रोटेशन अपोजिट हो सकता है। दो टाइप के रोटेशन ये हो सकते हैं। हर इलेक्ट्रॉन इस रिवॉल्यूशन करने के साथ साथ ये रोटेशन भी करता रहता है, स्पिन भी करता रहता है। और ये स्पिन दो टाइप के होते हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन होता है, एक एंटी क्लॉक स्पिन होता है। हम अपनी बात को समझाने के लिए एरो का सहारा लेते हैं। क्लॉकवाइज अगर स्पिन होता है तो हम अपवर्ड लिख देते हैं, एंटी क्लॉक स्पिन होता है तो हम डाउनवर्ड लिख देते हैं। इसका मतलब है ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है अपने एक्सिस पर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है और एक ऐसे घूम रहा है, अपने एक्सिस पर जो रोटेट कर रहा है ये, जैसे अर्थ दिन रात जो होते हैं, वो वाले स्पिन की बात मैं कर रहा हूं। और ये रोटेशन अगर एंटी क्लॉक रोटेशन हो रहा है, ये रिवॉल्यूशन तो हो ही रहा है इसका, और अगर ये इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ये स्पिन कर रहा है, तब हम इसको बोलते हैं कि ये एरो डाउनवर्ड हमें शो करना है। नंबर में जब हम इसे, इसी बात को, अपनी बात को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं नंबर में, नंबर में जो अपवर्ड होता है वो +1/2 बोला जाता है, और नंबर में जो डाउनवर्ड होता है वो -1/2 बोला जाता है।
जब स्पिन होता है, कोई चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन, और जब भी कोई चार्ज चलता है तो एक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ नहीं हो सकती। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पिन के नहीं रह सकते। रिपल्शन होगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। रहने को, रिपल्शन होने को यहां भी होगा इनके चार्जेस की वजह से। ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, लेकिन यहां रिपल्शन एडिशनल और बढ़ जाएगा। जैसे हम अगर करते हैं दो मैग्नेट को, बिल्कुल उनके पोल्स को, उनकी मैग्नेटिक फील्ड को, बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फील्ड वालों को एक साथ आमने सामने रखते हैं, तो उनमें रिपल्शन होगा। तो एक्स्ट्रा रिपल्शन इसमें होगा। यहां रिपल्शन सिर्फ चार्जेस का होगा, स्पिन वाला रिपल्शन नहीं होगा। स्पिन के रिपल्शन एक दूसरे को नेग्लिफाई कर देते हैं। नेग्लिफाई करने की वजह से यहां लेस रिपल्शन होगा। तो हम अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में रखना चाहते हैं किसी भी चीज को। मिनिमम एनर्जी स्टेट में रखने के लिए किसी एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा अपोजिट स्पिन के साथ रखना पड़ता है। तो क्या एक स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूं, इन वन ऑर्बिटल टू इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम टू रह सकते हैं, कैन एग्जिस्ट ओनली विद ऑपोजिट स्पिन। एक इलेक्ट्रॉन को आप कहीं भी कैसे भी रख सकते हो। सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप ऊपर लिख दो, सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप नीचे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब दो लिखने हैं तो दो इस पैटर्न पर ही लिखने हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, यानी एक +1/2 एक -1/2। लेकिन जो हमने नोटेशन ले रखी है क्वांटम नंबर लिखने की, उसमें हम पहले नंबर पर +1/2 ड्रॉ करते हैं। टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल आप इसको ऐसे लिख दो, या अकेला रहने में इसे किसी भी डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों की एनर्जी बिल्कुल एक जैसी काउंट होगी, इक्विवेलेंट है ये। लेकिन जो हमने नोटेशन क्वांटम नंबर लिखने की मान रखी है, तो वो ये मान रखी है कि पहले वाला हम जो फिल करते हैं वो ऊपर वाले डायरेक्शन को लिखते हैं, यानी प्लस लिखते हैं। लेकिन अगर कभी एनर्जी आपसे पूछ ली जाए कि एनर्जी इसकी कितनी होगी, कैसे होगी, तो एनर्जी दोनों की बराबर बताओगे। एनर्जी दोनों की अलग अलग काउंट नहीं होगी यहां पर। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ लग गई होगी। जब भी हम किसी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन को लिखना चाहते हैं और उसकी क्वांटम नंबर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो एक +1/2 एक -1/2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। +1/2 क्या इंडिकेट करता है? स्पिन को इंडिकेट करता है। सिर्फ ये बताता है कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन क्या है। अगर स्पिन +1/2 है तब एरो का डायरेक्शन, अगर स्पिन घूमना, स्पिन मतलब किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज अगर है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है 1/2, तो इसे बोलूंगा मैं एंटी क्लॉक। स्पिन को हम ये बोल रहे होते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? ये डिस्क्राइब करता है स्पिन क्वांटम नंबर, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है। बस दो ही होंगे हर एक ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल तक तो हम पहुंच गए थे, ऑर्बिटल तक पहुंच गए तो हर ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे। वो या तो +1/2 होगा या -1/2।
अब अगर हम बात करते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट यानी सारे के सारे स्पिन का सबमिशन अगर हम करना चाहते हैं, चलो पहले डेफिनेशन कर लो इसकी, ये भी मैं बात आपको बता दूंगा कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हम किसे बोल रहे होते हैं। ये मेरे पास है, इट डिस्क्राइब्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू या तो +1/2 या -1/2। प्लस इंडिकेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, एंटी क्लॉक स्पिन अगर हो रहा है, रोटेशन नहीं, ये वाला नहीं कि इस पूरे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने की बात नहीं हो रही है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं अप्लाई होती है। एंटी क्लॉक को हम माइनस से इंडिकेट करते हैं। जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ s+1। ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, नेट मिला के सारे इलेक्ट्रॉन का, किसी ऑर्बिटल में, किसी शेल में, किसी सब शेल में, किसी एटम में, सारे इलेक्ट्रॉन के स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का नेट रिजल्ट क्या है, वो है ये एस क्या चीज है, ये एस है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, या तो कह दो, या आप इसको कह दो सबमिशन ऑफ ऑल स्पिन क्वांटम नंबर्स। अभी मैं एक प्रॉब्लम कराऊंगा तो बात समझ आ जाएगी आपको इसकी, या इसकी जगह मैं एक और बात लिख सकता हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ n+1 के। ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है इसका, यानी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट निकलता है। ये n क्या है, वेयर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, ये n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल या ऑर्बिटल या एटम, जो जहां का भी कैलकुलेट कर रहे हो, सब शेल। क्या मतलब है इस अनपेयर्ड का, ये अभी मैं जब फिल करूंगा ऑर्बिटल्स को तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। ये क्या चीज होती है एस, ये वाला एस एंड ये वाले एस में क्या फर्क है, क्या अंतर है। ये कैपिटल एस है, ये वाला कैपिटल एस है, ये स्मॉल एस है। कैपिटल एस जो होता है इन स्मॉल एस का S1 प्लस S2 प्लस S3, इनका सबमिशन होता है अप टू Sn तक। किस तरह से, जैसे मेरे पास कोई ऑर्बिटल है, देखो इस ऑर्बिटल में मेरे पास टोटल 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल हैं, तो डी सबशेल है। ये डी सबशेल में मैं मान लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इलेक्ट्रॉन है। भरने को मैं कितने भी भर सकता हूं, 10 तक। कितने भी का मतलब 12 नहीं भर सकते इसमें। मैं 0 भी रख सकता हूं इसमें, 1 भी रख सकता हूं, 2 भी, 3 भी, 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद रुक जाना है बस, 10 के बाद नहीं भर सकते। अब सारे स्पिन क्वांटम नंबर्स का समेशन मुझे कैपिटल एस चाहिए। ये कैपिटल एस क्या होगा, स्मॉल एस +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2। कितने इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन। ये सारे मैं गिनता चला जा रहा हूं, तो मैं 9 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं ना, तो S1 कितना हो गया +1/2, S2 कितना हो गया
-1/2। S3 कितना हो गया, ये आ गया 3s3 +1/2। S5 कितना हो गया, -4 कितना हो गया, -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2। तो +1/2 -1/2 जब करोगे तो कैंसिल होंगे ना, ये सारे कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, सब कैंसिल हो गए, सब कैंसिल हो गए, सिर्फ एक ये बचा। यानी सबका समीशन जब मैं करूंगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा सिर्फ 1+1/2। कैपिटल एस यहां +1/2 है। कैपिटल एस क्या है, सबमिशन ऑफ ऑल स्पिन क्वांटम नंबर्स, सारे क्वांटम नंबर्स का सबमिशन है, सारे स्पिन क्वांटम नंबर्स का, सॉरी सारे क्वांटम नंबर्स का नहीं, सारे स्पिन क्वांटम नंबर्स का सबमिशन है ये। अब आप इसे कंसीडर करो। यहां मैंने क्या लिखा, यहां मैंने लिखा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो मैंने लिखा n, ये जो n+1, ये s+1। तो ये इक्विवेलेंट क्यों आ जाएगा इसके, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, ये तो जीरो ही हो जाने, हमेशा जीरो हो जाने, ये जीरो हो जाना, ये जीरो, ये पहले ही नेग्लेक्ट कर दिया, एन अनपेड रख दिया बस मैंने। तो यहां वैल्यू अनपेड इलेक्ट्रॉन की n आ जाती है, 1 आ जाती है। यहां लिख देता हूं मैं 1, s की वैल्यू नहीं रखनी, अनपेड इलेक्ट्रॉन की गिनती रखनी है, n+1। तो 2 √2। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इसके इक्विवेलेंट होगा √n+2। बोहर मैग्नेटॉन में हम इसे रखते हैं। तो वेल, फॉर्मूला आपको जो नोट करना है, बस ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, एक फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूं, ये वाला। और ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू, सिंपल वाला फॉर्मूला लिखा रहा हूं, n+1, where n is equal to number of unpaired electron। ये आनी चाहिए बात। अब अगर हमें कभी क्वेश्चन दिया जाए, तो क्वेश्चन के लिए सारे क्वांटम नंबर्स फिल करने के बाद हम स्पिन क्वांटम नंबर पर आएंगे, और फिर उसके बाद स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या जस्ट मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख देते हैं, हम सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं डायरेक्ट, ये फॉर्मूला नहीं भूलना है, बस एक करना है, एस वाला छोड़ दो। अभी फिलहाल आपको एस वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जरूरत पड़ती है एस वाले फॉर्मूले की हमें +2 में जाके, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करते हैं, तब वहां मैं इसको दोबारा से आपको एक बार बता करके करूंगा। मैं अभी एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे ये √n+1 वाला फॉर्मूला हम सोच सकें और क्वांटम नंबर्स की प्रॉब्लम हम कर सकें। पहले मैं सिंपल करा रहा हूं, फाइंड, क्वेश्चन ये आसान क्वेश्चन दे रहा हूं पहले नंबर पर, फाइंड ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेवेंथ इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए सोडियम के, देखो शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, यहां भी देखो, इधर न्यूक्लियस है, पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, छोटी क्लास में करते आ रहे हो ये 281। 11वां इलेक्ट्रॉन, मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही है। अब मैं शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, ये कौन से शेल हैं, ये वाले शेल हैं, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, ये कौन सी वैल्यू है, एन की वैल्यू है भाई ये मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहां मैं क्या लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मैं एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
यहीं के यहीं मैं एस लिख दूंगा इसमें 7। शेल नंबर 1 में सिर्फ एक सब शेल होता है एस। शेल नंबर 2 में 2 होते हैं, एक एस होता है एक पी होता है। शेल नंबर 3 में एक एस होता है एक पी होता है एक डी होता है। हमें सारे क्वांटम नंबर किसके बताने हैं? सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है भरने के लिए? सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 से ज्यादा मैं नहीं भर सकता, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो भरूंगा कैसे? अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करने के लिए मैं ऑर्बिटल लिखूंगा, यहां ऑर्बिटल लिखूंगा, यहां मैं सब शेल के 3 ऑर्बिटल लिखूंगा, यहां ऑर्बिटल लिखूंगा एस, यहां मैं ऑर्बिटल लिखूंगा, यहां मैं ऑर्बिटल लिख दूंगा एक डी। ये सब शेल एस है, ये पी है, ये डी है। ये सब शेल एस है, ये एस है, ये पी है। ये कौन सा एस है? पहले वाला भाई, ये पहले वाला है 1s, पहले शेल का। दूसरे वाला कौन सा है? 2s है, 2p है। तीसरे वाला कौन सा है? 3s है, 3p है, 3d है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हैं 11, 11 इलेक्ट्रॉन भरने। यहां से शुरुआत होगी पहले शेल में, पहले पहले तीसरे शेल में थोड़ी भर दूंगा मैं इलेक्ट्रॉन। भाई हाइड्रोजन से ही तो शुरू करते हो, हाइड्रोजन के पास तो एक ही शेल है, तीसरे में थोड़ी डाल दोगे इलेक्ट्रॉन को। पहले यहां भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन, आठवां इलेक्ट्रॉन, नौवां इलेक्ट्रॉन, 10वां इलेक्ट्रॉन, 11वां इलेक्ट्रॉन। बस अब रुक जाएंगे, 12वां भर दिया मैंने तो गलती कर दी, फिर तो सोडियम से मैग्नीशियम पे पहुंच गया ना मैं। यहां मैं जस्ट इसको 3s पर रुक जाऊंगा। ये है हमारा 11th इलेक्ट्रॉन। इसके लिए मुझे सारे क्वांटम नंबर बताने हैं, ये है मेरा क्वेश्चन। इसके लिए 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा हूं n। 3 है, तीसरा शेल नंबर 3 है ना, n की वैल्यू 3 है। मैं बता रहा हूं इसके लिए l। l मतलब ये l। s के लिए क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं। p के लिए क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। t के लिए क्या बोलते हैं? 2 बोलते हैं। तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, सॉरी 0 आ जाएगी। अगर l 0 होता है तो m क्या होता है? m भी 0 होता है, m की वैल्यू भी 0 होगी। अब आती है बात s की। इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आने थे, ये तो लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो ऊपर को लिखना पड़ेगा। पहले नोटेशन के अकॉर्डिंग पहले नंबर पर ऊपर लिखोगे तो हम इसे लिखेंगे +1/2। ये 4 क्वांटम नंबर सारे इलेक्ट्रॉन की नहीं है। 11वां इलेक्ट्रॉन, 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम का एड्रेस ये है। क्या एड्रेस है? N3L0M0S1/2। यहां से हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई है। ये है क्वांटम नंबर का यूज। यानी मैं क्या बोलूंगा? 3s1 बोलूंगा। यहां से भी पता चल जाएगा। 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे क्या इंडिकेट करना चाहिए? 3s1। ये 3 क्या है? ये 3 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये s क्या है? 0। ये है हमारा एक, जिसे बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर l = 0। l 0 है तो m 0 ही रहता है। ये पुरानी बात है, पिछली क्लास में बता दी थी। अब अगर ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो अपवर्ड ही होगा बस, यानी s1/2 होगा। यहीं से आधी बात पता चल जाती है। ये वे है जो हमें डिसाइड करना है।
तो आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। किसी को अगर कुछ इसमें पूछना है या डाउट है तो मुझे बता दो जल्दी से। टर्म नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको हम एक एक करके करते हैं। ये वाली बात तो आपको क्लियर हो गई, समझ आ गई अच्छी तरह से। ये एक है, देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। क्या बताना है हमें? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं। तो दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला सीधे लगा दो या गिनती कर लो, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। l की वैल्यू क्या होती है? यहाँ s होता है, यहाँ s एंड p होता है, यहाँ s p एंड d होता है। यहाँ ऑर्बिटल कितने होंगे? एक ऑर्बिटल होगा बस। यहाँ कितने होंगे? एक ऑर्बिटल होगा, तीन ऑर्बिटल होंगे। यहाँ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? एक होगा, तीन होंगे। ये s का हो गया, ये p का हो गया, ये d का हो गया, ये s का हो गया, ये p का हो गया, d का हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ही हो d के। 5 और 3 8 और 1 9, 9 ऑर्बिटल्स हो गए। n की वैल्यू कितनी है? 3 है। क्या होती है ऑर्बिटल्स की संख्या? अगर मुझे बतानी होती है तो n स्क्वायर के बराबर होती है ना। यहाँ ऑर्बिटल कितने हैं? 4 हैं। 2 स्क्वायर। यहाँ ऑर्बिटल कितने हैं? 1 है। 1 स्क्वायर। इसमें n इजिकल टू 4 में 7 और ऐड कर दो, 16 हो गए। 16 होने का मतलब ये हो गया कि 4 स्क्वायर। तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले से निकाल लिया ठीक है, लेकिन फॉर्मूले से निकालने से कम सीखते हैं, यहाँ हम थोड़ा ब्रॉड होके सीखते हैं चीजों को। तो गिनती करो ऑर्बिटल्स की, गिनती टोटल अगर मुझे करनी होगी, ये ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 3, तो आप ये बताओगे एक s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे, 5 d ऑर्बिटल होंगे। टोटल ऑर्बिटल्स 9 हो गए। एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल हो गए 5। इनके अगर नाम भी लिखने हैं या नंबर लिखने हैं, मान लो इनसे एसोसिएटेड हमें क्वांटम नंबर पूछ लिया, तो ये 0 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2, ये भी लिख दो साथ। क्या फर्क पड़ता है, आगे किसी क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी। अब देखो इसके बाद वाले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। यूज SPDF notation, describe the orbital with the following quantum numbers। इसके लिए हमें इंडिकेट करना है, SPD इंडिकेट करना है। ए के लिए क्या आ जाएगा? N क्या इंडिकेट करता है? शेल नंबर को। L क्या इंडिकेट करता है? देखो, L अगर 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, ये तो S होता है, ये P होता है। L की वैल्यू 0 होती है तो 2 होती है तो D होगा तो F। तो L1 मतलब ये P है, तो हमें नोटेशन क्या शो करनी पड़ेगी यहां? 2P। यहां क्या नोटेशन करनी पड़ेगी शो? 4, L की वैल्यू 0 मतलब S, 4S। यहां क्या नोटेशन शो करनी पड़ेगी? 5P, सॉरी L इजिकल टू 3 है, 5F। N इजिकल टू 3 एंड L इजिकल टू, ये अगर कोई देख नहीं पा रहा है तो 2 है, तो ये आ जाएगा 3। N की वैल्यू हो गई D। ये हमारा आंसर रहेगा।
इन सब के नोटेशंस मैंने आपको बताए। समझ आ गई है? ये बात सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। तो अब हम शुरू कर रहे हैं पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसका रिलेशन रहेगा। क्या है प्रिंसिपल? ये पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, बड़ा सिंपल रूल है ये, एक आपको पता भी है ये। अभी जब मैं लिखाऊंगा तो आप कहोगे हाँ ऐसा तो होता ही है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स of an atom can have same set of all quantum numbers. किसी भी एटम के अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे हम, एक एटम की बात हो रही है, ध्यान रखना, अलग अलग एटम की नहीं हो रही है, एन एटम। एक एटम में अगर 25 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम किया था अभी 11 इलेक्ट्रॉन थे, हर इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर हम निकालेंगे। चारों वैल्यूज सेम नहीं आ सकती, बस इतनी सी बात है। आ भी नहीं सकती, निकाल के देख लो, कहीं ना कहीं अंतर जरूर आ जाएगा, एक ना एक जरूर डिफरेंट हो। ज्यादा से ज्यादा हम 3 बराबर कर सकते हैं क्वांटम नंबर। जैसे मान लो मैं मैग्नीशियम की निकालता हूं, एमजी की, एमजी के 12वें इलेक्ट्रॉन की एंड 11वें इलेक्ट्रॉन की, 11th इलेक्ट्रॉन एंड 12th इलेक्ट्रॉन, इसकी मुझे कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम का पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, सब शेल एल, एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एस हो गया, एस एंड पी हो गया, एस पी एंड डी हो गया। एम की वैल्यूज के लिए एक हो जाएगा, यहाँ एक और ये हो गए एस एंड पी, यहाँ एक एस आ जाएगा, पी आ जाएगा, डी आ जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें। यहां से शुरुआत करेंगे सबसे कम शेल से, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, 2 इलेक्ट्रॉन भर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11वां इलेक्ट्रॉन, 12वां इलेक्ट्रॉन, 12th इलेक्ट्रॉन, ये 11वां इलेक्ट्रॉन है। 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू, 11th के लिए पहले मैं बता रहा हूं आपको, फिर 12th के लिए मैं बता रहा हूँ, क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, कभी 11th क्लास और 12th क्लास की बात कर रहे हो। ये 11th का नंबर इलेक्ट्रॉन का नंबर है, इसके लिए एन की वैल्यू हो गई 3, एल की वैल्यू हो गई 0, एम की वैल्यू हो गई 0, एस की वैल्यू हो गई +1/2। अपवर्ड आ गया ना ये। यहां 12th के लिए एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 0 है, एम की वैल्यू भी 0 है क्योंकि एस ऑर्बिटल ही है। एस की वैल्यू जो आ जाएगी वो -1/2 आ जाएगी। डाउनवर्ड हो गया ना ये। तो देखो चारों तो बराबर नहीं हुई, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 3 बराबर कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यू सही सेम आ गई, सेम आ गई, ये भी सेम आ गई एम की,
वैल्यू भी सेम आ गई, लेकिन ये अलग हो गई, ये +1/2 है, ये -1/2। यानी मैं ऐसा पैटर्न कभी भी नहीं लिख सकता इस तरह से। ये एक लॉ दिया था, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, और उसका कारण हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि दोनों के स्पिन एक साथ होंगे तो रिपल्शन ये बहुत ज्यादा शो करते हैं, नलीफाई नहीं करते, एक दूसरे को एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। ये कारण होता है जिसकी वजह से हम इसको एक ही ऑर्बिटल में जब रखेंगे तो अलग अलग स्पिन के साथ रखेंगे, ये रीजन होता है। क्या कहता है पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल? पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी एटम के अंदर एक ही एटम की किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन को मुझे कंपेयर करना है, चारों भी अलग हो सकती हैं क्वांटम नंबर। मान लो मैं इसकी काउंट करता हूं तो चारों की चारों भी अलग आ सकती हैं। क्वांटम नंबर्स अलग अलग आएंगी, चारों क्वांटम नंबर्स डिफरेंट आनी चाहिए। ये है रूल जो मैंने आपको बताया। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है, पूछना है, तो जल्दी से बता दो। लॉ ये याद कर लेना, आ जाता है पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। फ्यूचर में मैं कभी पूछूंगा तो मुझे आप लोग इसी स्टेटमेंट में आंसर करोगे। पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के बाद हम एक दूसरे रूल पर आते हैं, वो रूल कहलाता है ऑफबाउ प्रिंसिपल। एंड ऑफबाउ प्रिंसिपल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के काम आता है। ये एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, जो ऑफबाउ है, ये एक जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, बनाना, कुछ कॉन्स्टिट्यूट करना। क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब होगा टू बिल्ड अप, टू कॉन्स्टिट्यूट, टू मेक। अबव प्रिंसिपल में हम क्या चीज बनाते हैं? इन ऑर्बिटल्स की, जो भी हमने पढ़े थे, इनकी मदद लेकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। और क्या बताया था इन्होंने? अबव प्रिंसिपल जिन्होंने दिया था, उन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी, ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट एनर्जीज। ऑल ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट एनर्जीज, अलग अलग। जैसे पी सब शेल में कोई होगा तो उसकी एनर्जी अलग होगी, डी सब शेल की एनर्जी अलग होगी, डी ऑर्बिटल की एनर्जी अलग, पी ऑर्बिटल की अलग। हाँ, दो पी ऑर्बिटल की एक जैसी होगी एनर्जी, पी एक्स पी वाई पी जेड की एनर्जी एक जैसी होगी, वो एक अलग बात है, लेकिन पी की एस से डिफरेंट होगी, डी की पी से डिफरेंट होगी। शेल्स की भी एनर्जी अलग होती है, सब शेल की भी एनर्जी अलग होती है। तो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनर्जी का एक ऑर्डर दिया गया था कि जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्डर में कैसे फिल करेंगे। जैसे 1s है, जैसे 2s है, 2p है, पहले शेल में, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में, 3s है, 3p है, 3d है। तो मैं जब इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं तो किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में मैक्सिमम 18 भर सकते हैं हम। लेकिन एक लिमिट आ जाती है, हमें ये ऑल्टर करने पड़ते हैं। आप में से जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रखे हैं तो उन्हें पता है कि तीसरे शेल में हम पहला, दूसरा एंड तीसरा 8 के बाद 18 ना भर के चौथा शेल फिल करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक एनर्जी का ऑर्डर है,
उस बढ़ते हुए ऑर्डर में ही हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है। दैट मीन्स जब भी हम किसी एटम में, शेल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करना चाहेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। वी विल हैव टू fill electrons in increasing order of energy। क्वेश्चन ये आता है, अब मुझे कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है? भर तो लेंगे हम, वो ऑर्डर क्या है? मुझे ये बात कैसे पता चलेगी कि एनर्जी किसकी ज्यादा है? 3p में, 3d में किसकी एनर्जी ज्यादा है? 3s की एनर्जी ज्यादा है, 3p की, 2p की किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो अफबाउ प्रिंसिपल ने एक वे दिया, हमें सोचने का तरीका बताया। वो तरीका उसने क्या बताया? एक ऑर्डर बताया एनर्जी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का। वो ये ऑर्डर था, 1s की सबसे कम एनर्जी, उससे ज्यादा 2s की, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, इसके अलावा 4d। फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सारी की सारी बढ़ती चली जा रही है एनर्जी। 4d की एनर्जी 5s से ज्यादा, उसके बाद आ जाएगा 5p, 6s, 4f, 5d, 6p। अब आपको लगेगा ये तो बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। याद कैसे करोगे? इसका बड़ा एक सिंपल तरीका है। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी दिया गया था, किस तरह से दिया गया था हमें? वैसे तो जो हम 30-40 तक करते हैं, यहीं तक हमारा काम चल जाता है। यहां तक हमारे 30 तक हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन पूरे, और अगर हम कुछ रखते हैं तो ज्यादा ज्यादा यहाँ तक हो जाते हैं। जब आप बार बार करोगे तो ये याद भी हो जाएंगे, लेकिन हमें रटना भी नहीं है इन्हें। लिखने का मैं तरीका बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि 4p की एनर्जी ज्यादा है, 6s की कम है, उससे कम 5p की है, उससे कम 4d की है। रैंडम है ना ये एनर्जी। इस एनर्जी के ऑर्डर में हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से हम इनको फिल करते हैं। जो हमारे पास एक वे है, वो वे क्या है? उसका ये तरीका है कि आप लिख लो इन ऑर्बिटल्स को। ऑर्बिटल लिखना तो आपको आता ही है। 1 में सिर्फ एक होता है, 2 में 2 होते हैं, 2s एंड 2p होता है, 3 में 3 होते हैं, 3s, 3p एंड 3d होता है, 4 में 4 होते हैं, 4s, 4p, 4d, 4f होता है, 5 में 5s, 5p, 5d, 5f, और 5 जो हमें पता नहीं, जो भी कुछ होता होगा वो होगा यहाँ पर। ऑर्बिटल जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 6 में 6s, 6p, 6d, 6f, 6xyz कुछ भी, एंड 6xyz कुछ भी। 6 होंगे ना ये, 1 2 3 4 5 6। एक सातवां भी हो सकता है, यहां सातवां फिल कर दो। अब हमें क्या करना है ऑर्डर लिखने के लिए? देखो जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान दो। एरो लगाया, यहां पर एरो लगाया, यहां पर एरो। थोड़ा सिमेट्रिकल लिखना, वरना कभी इधर का उधर ऐड होता चला जाए। ये एक एरो का हेड
दूसरे एरो के टेल के साथ जोड़ देना। यहां से चले हम, स्टार्ट की हमने अपनी यात्रा, 1s आ गया, बीच में चलना शुरू किया, 1s आ गया, लिख लिया 1s। यात्रा आगे बढ़ाई, उसके बाद इधर आ गए, 2s आ गया, 2s लिख दिया, और बढ़ा दी यात्रा आगे, एरो, इसका एरो का टेल, 2p3s, 2p3s। आगे बढ़े और आगे बढ़े, ये आ गया 3p4s, 3p4s। 4s के बाद आगे बढ़ गए, ये आ गया 3d, 3d। 4p5s, 4p5s। फिर इसके बाद ये हम, एरो खत्म हो गया यहाँ आगे, फिर उसके टेल पर आ गए, 4d5p, 4d5p एंड 6s, 6s। फिर आगे आ गए 4f5d, ये इसके नीचे यहाँ 7s होगा, अगर करने की जरूरत न पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर करना है। 6s के बाद आ जाता है हमारा 4f5d, 6p। अब हम अगर करना चाहते हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे कम एनर्जी, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। यही ऑफ बाउ प्रिंसिपल है कि हम किसी एक ऑर्बिटल की एनर्जी मिनिमम मानते हुए इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी ऑर्बिटल में भरते चले जाएंगे, फिल करते चले जाएंगे। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 6s, 6, 5 क्या आना चाहिए? ये s आना चाहिए, 4p के बाद 5s था, गलत लिख दिया था मैंने ये। फिर आ जाएगा 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p। ऐसे हम इंक्रीज करते चले जाएंगे। आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस अकॉर्डिंग लिखोगे। ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गया। एक तो क्वांटम नंबर वाला, एक ही। अब अगर कोई एलिमेंट आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो इसी अकॉर्डिंग लिखोगे। आपको कहा जाए कि फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके बताओ, तो कैसे लिख करके बताओगे? पेन से लिख के बताओगे। ठीक है, बिल्कुल पेन से जरूर लिखो, लेकिन लिखोगे क्या? 1s, 2s, 2p, ये वाला ऑर्डर देख के लिख रहा हूं ऊपर से, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। मुझे भी बस यहीं तक याद है, आगे जरूरत पड़ती नहीं है, पड़ती है कभी ऐसे बना लेता हूं, जरूरत नहीं है रटने की आपको। 15 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं, कैसे भरूंगा? 2, एस में 2 आते हैं, पी सब शेल है, ध्यान रखना, ऑर्बिटल नहीं है। 6 आएंगे, 6 और 4 10, और 2 12, और 3 15। 6 मैक्सिमम ही तो भर सकता हूं ना मैं, लेकिन है ही मेरे पास 15 टोटल इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा फास्फोरस का। इतना, ये 0 है, 0 है, छोड़ दो इसे, हटाओ इसे यहां से। पहले शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? शेल नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, शेल नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, शेल नंबर 3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। तो 2, 8, 5 पुराना वाला कॉन्फ़िगरेशन, क्लास 9 वाला। ये क्लास 11 वाला कॉन्फ़िगरेशन, ये ऊपर वाला जो यहाँ हम ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर सब कुछ यूज कर रहे हैं, ये पुराना तरीका था, आप बना रहे होते थे ऐसे। अब इस मेथड से आप किसी भी हायर एलिमेंट का 21, 22, 35, 40, 45, 85, 100
एटॉमिक नंबर है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2। ये तभी तो शेल नंबर 3 में लिखा मैंने। अब अगर आपको कहा जाए, मान लो कि मेरे पास आयरन है, हायर लिख रहा हूं, थोड़ा सा हायर में लिख रहा हूं, आयरन एटॉमिक नंबर होता है 26 आयरन का। लिखें कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। और भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है, क्योंकि इसलिए मैंने नहीं लिखा। 26 इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में, 2 एस में 2, पी में ज्यादा 6, ज्यादा 2, ज्यादा 6, ज्यादा 2, कितने हो गए? 20 हो गए। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20। 20 के बाद कितने बचे? डी में मैं रख सकता हूं 10, लेकिन 6 बचे हुए हैं तो 6 ही रखने पड़ेंगे, बस यहाँ पे ध्यान देना है। तो मैं क्या लिख पाऊंगा यहाँ? कॉन्फ़िगरेशन लिख पाऊंगा ये जो सामने लिखा है। पहला शेल, ध्यान देना, अब यहां ध्यान देना, दूसरा शेल, तीसरा शेल, 3 3 3, ये तीसरा शेल है। एनर्जी का ऑर्डर यहां अलग हो गया। ये चौथा शेल। पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है मेरे पास टोटल मिला करके 2 इलेक्ट्रॉन। पुराना वाला कॉन्फ़िगरेशन, ये वाले 2। दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8, 6 और 2 8। तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 और 2 8, और 6 14। चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। ये पुराना कॉन्फ़िगरेशन, अगर कभी आप 9th क्लास की किताब उठा के देखोगे, उसमें लंबी सी लिस्ट दी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन वहां मिलेगा। लेकिन अब ये लिखना है आपको, भूल जाओ इसको, भूलने की जरूरत भी नहीं है, खुद ही हो जाएगा ये तो साथ। कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा जाए। तो आज की क्लास में तो रख तो मैं इतना ही रहा हूं, लेकिन आपके लिए करने के लिए बहुत सारा काम हो जाता है। कम से कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करनी है आपको। एटॉमिक नंबर 1 2 30 तक, यहां तक करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 1 से 30 तक के करके रखना है पूरा, नोटबुक में करना। और मैं हो सकता है होमवर्क में भी लिख करके दे दूं, तो आप नोटबुक में लिख करके रखोगे तो होमवर्क बस वही क्लिक करके आप भेज दें। और हर एक को अलग अलग करना है, बिल्कुल ये पूरा ऐसे ही करके जैसे मैंने समझाया है उसी तरह से डिटेल से करके करना है। बेसिक है, ये समझ नहीं आएगा तो बॉन्डिंग वाला चैप्टर समझ नहीं आएगा, बॉन्डिंग वाला चैप्टर समझ नहीं आएगा तो सारी केमिस्ट्री बची हुई समझ नहीं आएगी। चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, तार जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बार को कैथोड रेज नहीं समझोगे तो आगे सफर नहीं करोगे, लेकिन ये पोर्शन नहीं समझा तो बॉन्डिंग बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्रीज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ नहीं समझ आएंगे। इसको अबव प्रिंसिपल को इटियोलॉजी पे नहीं जाना है, क्यों कब कैसे कैसे बनाया, कौन सी फैक्ट्री में बनाया, किस तरह से किया, जो बताया अभी फिलहाल उसे कर लो। जब बड़े हो जाओगे वो वाली चीज भी समझ आ जाएगी, इटियोलॉजी भी समझ आ जाएगी कि कहाँ से आया। उसके लिए क्लास चेंज करनी पड़ेगी, हायर क्लास में पहुंचना पड़ेगा। तो आज की क्लास में मैं इतना ही अभी पूरा कर रहा हूं इसको। तो हम बाकी अगली क्लास रखेंगे। और